हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के इस साइड इफेक्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रग का जिसका यूज अगर आप चाहें तो कई ऐसी जगह कर सकते हैं जहां से आपकी लाइफ बच सकती है, लेकिन बशर्ते वह यूज आपके डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग हो। जब कभी भी कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के सजेशन से विपरीत जाकर के अपनी मर्जी से या एक्सेस में ली जाती है तो वो कुछ हद तक साइड इफेक्ट दे करके जाता है। तो हमेशा आपको डॉक्टर की सलाह पे ही कोई मेडिसिन लेनी चाहिए। किसी भी वीडियोस या किसी भी रिव्यू को देख करके आप अपने मन से दवाई ना लिया करें जब तक कि वो आपको फार्मासिस्ट की नजर से ना समझा रहा होगा। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कम प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं एस्पिरिन के पॉसिबल साइड इफेक्ट के बारे में। ये साइड इफेक्ट जैसा मैंने कहा कि एक्सेस डोजेस पे या फिर बिना किसी डॉक्टर के सजेशन पे अगर आप खुद से लेते हैं तो जनरली आपको देखने को मिलेगा। एस्पिरिन एक ऐसा ड्रग है जिसका यूज हम ब्लड को थिन करने के लिए ब्लड थिनिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। जब कभी भी आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है जिससे उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो फिर उसके फ्लो में प्रॉब्लम आता है। इसके कारण से हार्ट में प्रॉब्लम हो सकते हैं और उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए डॉक्टरों के द्वारा ये दिया जाता है। साथ में इसका एक एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन यही इसका जो इफेक्ट है वो उसके साइड इफेक्ट में बदल सकता है अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं दिया तो। जैसे अगर आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको एस्पिरिन नहीं यूज करना चाहिए। अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ऐसे केस में भी आपको ये दवाइयां यूज नहीं करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक इंफॉर्मेशन, चलिए कुछ हद तक आपके बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन हैं उन पे क्या इसका साइड इफेक्ट पड़ता है वो हम देख लेते हैं। पीछे बारिश हो रही है तो अगर आपको कोई नॉइस नजर आ रहा हो वीडियो में तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा तो वो होगा आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे, यानी कि पेट से संबंधित आपको प्रॉब्लम होगी। जब कभी भी एस्पिरिन गलत तरीके से लिया जाए, ओवरडोज में लिया जाए तो ये आपके स्टमक को और इंटेस्टाइन को इरिटेट कर सकता है। मतलब आपको थोड़ा सा इस तरह से एहसास होगा कि कुछ चीजें अंदर सही नहीं हो रही हैं। इरिटेट का मतलब होता है कि आपको परेशान करने लगेंगी, जो कि आगे जाकर के आपको स्टमक पेन, पेट में दर्द, आपके हार्ट बर्न, नोजिया, वोमिटिंग और कभी कभी आपके अल्सर या ब्लीडिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अब ये क्या है और ये क्यों होते हैं वो भी अगर आप समझ लें तो आपको और अच्छा जानकारी मिलने लगेगा। जब आप बात करते हो एस्पिरिन की तो ये एक NSAID कैटेगरी के ड्रग को बिलोंग करता है, जिसका मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जिसका बेसिक यूज आपके पेन को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए और बुखार को भी कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इनके साथ एक खास बात यह है कि इनके ऊपर जो ड्रग काम करते हैं वो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं। जैसे एक होता है नॉन सेलेक्टिव जो कि COX-1 और COX-2 दोनों को बराबर अफेक्ट कर सकता है। दूसरा होता है प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर जो प्रिफरेंसी देगा, जो प्राथमिकता देगा COX-2 को। और तीसरा होता है सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर जो पूरी तरह से COX-2 को अफेक्ट करेगा। यहाँ पे हमारे लिए जो COX-1 है वो बेनिफिशियल भी होता है कई जगह अलग अलग तरीके से, लेकिन अगर आप नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर देते हैं तो फिर वो आपके COX-1 को भी अफेक्ट करेगा। और चूंकि 1 का काम आपकी बॉडी में अलग अलग तरीके से अच्छा भी है, जैसे आपके इंटेस्टाइन के पार्ट में प्रोटेक्शन देना, स्टमक में प्रोटेक्शन देना या बाइकार्बोनेट का सिंथेसिस करना, जिससे अल्सर होने के चांसेस कम होते हैं। अब चूंकि COX-1 को ही अफेक्ट कर दिया जाएगा तो फिर COX-1 का काम जो था अच्छा वाला वो भी तो अफेक्ट हो ही जाएगा। इसीलिए आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। मैं आपके लिए एक बार दोबारा रिवाइज करता हूं, अगर अधिकतर मात्रा में आप एस्पिरिन लेते हैं तो आपको पेट में दर्द जैसा एहसास होने लगेगा। एसिडिटी जिसे हम जनरली हार्ट बर्न कहते हैं वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। वोमिटिंग की फीलिंग, नॉट एग्जैक्टली वोमिटिंग, जिसे हम नोजिया कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। वोमिटिंग और नोजिया में ये अंतर होता है कि नोजिया मतलब है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको वोमिटिंग करना है, लेकिन अभी तक आपने फिजिकली वोमिट नहीं किया। तो सोचने, महसूस करने से लेकर के वोमिटिंग करने से पहले, जस्ट पहले का एक स्टेप, यही आपका नोजिया कहलाता है। लेकिन जब ये आपकी फीलिंग एक्चुअली में वोमिटिंग में कन्वर्ट हो जाए और आप वोमिट आउट करने लगे तो फिर उसे वोमिटिंग ही कहेंगे। इसके साथ साथ कभी कभी रेयर केस में जब बहुत अधिक मात्रा में इसको यूज किया जाए, लंबे समय तक यूज किया जाए तो फिर आपको स्टमक अल्सर भी हो सकता है। अल्सर का मतलब होता है कटाव, छिलाव, जो कि अंदर के पार्ट में होता है और फिर काफी पेनफुल होता है और कई हद तक इसमें ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। तो ये आपको तब होगा जब आप बहुत अधिक मात्रा में इसके ऊपर यूज टू हो गए हैं। तो दूसरा जो साइड इफेक्ट है हमारा वह है एलर्जिक रिएक्शन। इसके पहले जो भी हमने 2 वीडियो अपलोड किए थे, आपका पैरास्टामोल और आपका निमेसलाइड, वो भी इसी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। तो 2 आपस में ड्रग बिलोंग करेंगे
तो उनके जो साइड इफेक्ट है वो कुछ हद तक सिमिलर होगा, एक्सेप्शनल केस को छोड़ करके। एलर्जिक रिएक्शन मतलब होता है जब कभी भी आपकी बॉडी में कोई भी ऐसे एजेंट जिसे हम फिलहाल एंटीजन कहते हैं या एलर्जन कहते हैं वो आपकी बॉडी में आते हैं, तो आपकी बॉडी का जो बॉडी गार्ड डिफेंसिव सिस्टम है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं वो आपस में फाइट करने लगते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के कारण से हमको बहुत कुछ एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं जो व्यक्ति से व्यक्ति में बदल सकते हैं या अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। जो कॉमन है वो ये है कि आपका जो एस्प्रिन है वो आपको एक ऐसा एहसास देगा कि आपके बॉडी के पार्ट में आपको इचिंग हो रही है, इचिंग मतलब खुजली हो रही है, दाने निकल रहे हैं, आपका चेहरे में स्वेलिंग नजर आ रही है। ये दो चीजें बहुत कॉमन है, अक्सर आप इन्हीं से पहचानोगे, या तो आपको खुजली होने लगेगी या तो फिर आपका चेहरा थोड़ा सूजा हुआ नजर आएगा या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ नजर आएगी। इसके अलावा भी कुछ और रिएक्शन हो सकते हैं जो इतनी आसानी से तो नहीं होते बट ये चांसेस हैं कि हो सकते हैं, और इनमें से है आपका एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस एक ऐसा घटना है जिससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। जब कभी भी आपका ड्रग प्रोटीन मॉलिक्यूल की भांति व्यवहार करने लगे तो फिर वो आपके बॉडी में जाकर के एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ शॉक को जनरेट करता है जिसे हम एनाफाइलेक्टिक शॉक या एनाफाइलैक्सिस बोलते हैं, और ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा ये जो साइड इफेक्ट हैं वो थेराप्यूटिक रेंज के अंदर लगभग नहीं के बराबर दिखाई देने को मिलते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इनका कंजप्शन डोज से ऊपर जाकर के या रेगुलर तरीके से करना स्टार्ट किया तो फिर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। असल में ये साइड इफेक्ट कंपलसरी नहीं होते बट पॉसिबिलिटीज जरूर होती है। तीसरा है हमारा इंक्रीज्ड ब्लीडिंग टेंडेंसी। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ साइड इफेक्ट है आपके एस्प्रिन के साथ। इसे आप साइड इफेक्ट कहें या तो इसका आप यूज कहें, वो सिचुएशन के हिसाब से बदल जाती है। जब आपको ब्लड को थिन करना होता है, क्लॉटिंग को डिसॉल्व करना होता है, तब आपके लिए ये यूजफुल होगा, उस पर्पज से ये दवाई दी ही जाती है। लेकिन अगर आपको ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके दूसरे यूज के ऊपर जा रहे हैं, तब दूसरे यूज तो क्यों, जैसे मान लेते हैं कोई दर्द को ठीक करना हो आपको, तो यहाँ पे आपका मेन उद्देश्य है कि दर्द को ठीक किया जाए, लेकिन साथ ही साथ ये आपके ब्लड को थिन भी करेगा जो कि उस रेस्पेक्ट में साइड इफेक्ट होगा। तो किसी भी ड्रग का साइड इफेक्ट या यूज इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका इंटेंशन ऑफ यूज क्या था। यहाँ पे देखिए ब्लीडिंग टाइम क्यों इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ब्लीडिंग क्यों शुरू हो जाएगी, कैसे क्लॉट नहीं बनेगा, उसके पीछे कारण ये है कि एस्प्रिन इज अ ब्लड थिनर। जैसा मैंने आपको शुरू से कहा था ये ब्लड थिनर का काम करता है। आपने ये वर्ड सुना होगा, अगर आप जनरल पब्लिक हैं तो शायद आपने ये वर्ड सुना होगा थिनर। मेडिकल स्टूडेंट को जरूरत नहीं है समझाने की। थिनर मतलब जब कभी भी कोई फीमेल नेल पॉलिश लगाती है फिर उसको रिमूव करना होता है तो वहां पे थिनर लगाया जाता है, तो उसको पतला करता है। जब आप पेंट करते हो तो आप देखे हो पेंट करते समय तारपीन गत्ते लगाया जाता है जो पेंट को पतला करता है। वैसे ही एस्प्रिन आपके ब्लड को पतला करता है, उसकी विस्कोसिटी को कम करता है। इसका कारण यह है कि भाई विस्कोसिटी अगर ज्यादा होगी तो उसके फ्लो में भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर हार्ट पे लोड ज्यादा पड़ेगा और फिर आपको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम जा सकती है। तो कभी भी अगर इंटरनल क्लॉटिंग हो गई हो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड की, तो उस ब्लड की क्लॉटिंग को डिसॉल्व करने या फिर ब्लड को थिन करने ताकि क्लॉटिंग का प्रोसेस थोड़ा सा डाउन हो सके, हम इस एस्प्रिन का यूज करते हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट तो यही है ना, हालांकि यूज भी यही है और साइड इफेक्ट भी यही है कि अगर आपने ऐसा किया तो क्लॉटिंग इनहिबिट हो जाएगी, और क्लॉटिंग इनहिबिट हो जाएगी तो कहीं कोई कट लगा तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, क्लॉट बनेगा नहीं तो ब्लीडिंग रुकेगी कैसे, इससे ब्लीडिंग चलती जाएगी। और ये जो केस है वो कई जगह आपके लिए प्रॉपर्टी जो है प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकती है। जैसे अगर आप बात करोगे तो एक शॉक डेवलप हो सकता है, शॉक डेवलप हो सकता है, इसका मतलब है कि एक तरीके का झटके हार्ट पे, और इस शॉक को हम बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक, जो कि आपके ब्लड के वॉल्यूम से डिपेंड्स करता है। क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है इसलिए हम हाइपोवॉल यूज कर रहे हैं, और वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेटिव है इसलिए हाइपोवोलेमिक शॉक है। ये आपको हार्ट अटैक भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन तभी जब एक्सेस डोज पे लिया जाए, बिना किसी डॉक्टरी सलाह के लिया जाए। तो इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। अगर कोई चोट लगी है और आपको ब्लीडिंग हो रही है, उस समय आपने एस्प्रिन लिया हुआ है, या अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि एस्प्रिन चोट लगने के बाद ब्लीडिंग के समय नहीं लेना चाहिए, तो आपने दर्द को ठीक करने के लिए एस्प्रिन ले लिया, ऑल्दो वहां पे पहले से ब्लीडिंग हो रही है, तो चांसेस और हैं कि ब्लीडिंग थोड़ा सा सीवियर हो जाए। इसके बाद देखिए स्पेशली इन हायर डोज और व्हेन कंबाइंड विद अदर ब्लड थिनिंग मेडिकेशन। ये जो ब्लड के क्लॉट ना होने का प्रोसीजर है ये आपको तब और ज्यादा परेशान कर सकता है जब आप पहले से कोई ब्लड थिनिंग एजेंट ले रहे हो, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया अगर आपको कोई हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, या फिर आप इसी एस्प्रिन का हायर डोज ले रहे होंगे। तो वैसे तीन कंडीशन समझ में आ गया। एक तो आप एज सच सिर्फ और सिर्फ एस्प्रिन पे ले रहे हो हायर डोज पे,
दूसरा, अगर आप पहले से कोई आप ब्लड थिनिंग एजेंट ले रहे हो तो उस कंडीशन में डेंजरस हो गया, या फिर आपने कोई एस्प्रिन लिया उसके बाद भगवान न करे कोई दुर्घटना घट गई, वहां पे ब्लीडिंग हो रही है, तो उस केस में फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। या उसके बाद दुर्घटना के बाद आपको नहीं पता, फिर आपने पेन किलर के रूप में थोड़ा सा एस्प्रिन ले लिया, सर दर्द किया या फिर कुछ और किया तो आपने एस्प्रिन ले लिया, फिर वो रिस्क थोड़ा सा पोटेंशिएट कर सकता है। इसको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट भी बोला जाता है फार्माकोलॉजी के टर्म्स में। अगला है आपका रेज सिंड्रोम, ये थोड़ा सा रेयर है। Children and teenager who have certain vital infections such as influenza or chickenpox should avoid taking aspirin due to the risk of developing Reye syndrome। हालांकि मैंने ये वर्ड टू वर्ड पढ़ा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चे जिनको किसी भी स्पेसिफिक तरीके का वायरल इन्फेक्शन हो, जैसे इन्फ्लुएंजा हो, चिकन पॉक्स हो, उनको एस्प्रिन नहीं देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, जरा आप अपने दिमाग में इसको फिट करके रखे रहिएगा। ऐसे बच्चे जिनको वायरल इन्फेक्शन हो, और वायरल इन्फेक्शन के यूं तो अलग अलग टाइप हो सकते हैं, किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बट इन्फ्लुएंसाइज किया जा रहा है अगर, तो इन्फ्लुएंजा हो, चिकन पॉक्स हो, उस समय आप उनको एस्प्रिन देने से बचें, क्योंकि अगर आप एस्प्रिन देते हैं तो वहां पे एक रे सिंड्रोम जैसी बीमारी होती है, वो डेवलप होने के चांसेस हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि रे सिंड्रोम क्या होता है, तो एक बार गूगल सर्च कर लीजिए, फिर आपको आने वाले समय में हमारे चैनल पर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। दिस इज रेयर, जैसे मैंने कहा कि ये रेयर है, बट एक सीरियस कंडीशन है जो कि उस बच्चे के जिसके ऊपर आप ड्रग दे रहे हो उसके लीवर और ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। इसके बाद अगले प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, अगले साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो वह आपका टिनिटस। ये एक ऐसा है जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके कान के पास कोई आकर के घंटी बजा रहा हो, एक टिन सी आवाज आती नजर आती है, वो एक प्रॉब्लम है। कभी कभार होता है ऐसा वीकनेस की वजह से, बट अगर आपने ये ड्रग लिया, मेडिसिन लिया, कौन सा एस्प्रिन लिया, उसके बाद उसके आसपास आपको इस तरह के सिम्टम नजर आ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपको एस्प्रिन से कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिला हुआ होगा। सम पीपल में एक्सपीरियंस द रिंगिंग और बजिंग इन द ईयर, जैसे मैंने कहा कि कान में कोई घंटी बज रही हो या फिर कान में कुछ एक अजीब सी सुगबुगाहट जैसे महसूस होती है, तो वो अगर आपको हो रहा है तो वो एक टिनिटस की निशानी है, और इसका मतलब है एक प्रॉब्लम जिसको आपको जल्दी ठीक करना चाहिए। ये एस्प्रिन खास करके जब आप हाई डोज पे लो तब ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। ये जो साइड इफेक्ट है वैसे इतना सीवियर नहीं है कि आपको लंबे समय तक ये परेशान करे, हाँ, लेकिन ये है कि ये आता है और जाता है, और जब आप मेडिसिन को डिसकंटिन्यू कर दोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आए रहे या सॉल्व हो, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको ये बताना है कि आपको साइड इफेक्ट इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। तो आज के वीडियो में हमने बात किया पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन इन ह्यूमंस। इस पूरे वीडियो सीरीज का मकसद ये है कि आपको हम किसी भी तरीके से सेल्फ मेडिकेशन करने की सलाह नहीं दे पाए, और ना ही आपको सेल्फ मेडिकेशन करना है। मेडिसिन एक ऐसी चीजें हैं जो बेनिफिट्स भी होती हैं और इक्वली हार्मफुल भी होती हैं। जैसे आप किसी भी दवा का उपयोग अगर सही तरीके से करो तो वो दवा बन के रहेगा, और उसका गलत यूज करो तो वो जहर बनने में देर नहीं लगाएगा। जरूरत इस बात की है कि सही डोज, सही समय और सही अंतराल में डॉक्टर जिसके पास एक लाइसेंस है उसी के प्रिस्क्रिप्शन पे और फार्मासिस्ट की सलाह पे आप दवाइयों को लें। खुद से कहीं भी किसी जगह से देखा सीखी दवाइयों का उपयोग ना करें। आयुर्वेदिक हो तो थोड़ा सा चल सकता है, लेकिन एलोपैथिक दवाइयां आप कभी भी अपनी मर्जी से ना लिया करें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।